मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्टनर की तरह ही एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, पर उसके फॉलोअर्स यानी कि चेले आज भी जिंदा हैं। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, इसी रॉबिन हुड सोच के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ज्यादा इनकम वाले मिडिल क्लास से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स की हिस्ट्री को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी एजुकेशन के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, पर मेरे अमीर डैडी टैक्स की हिस्ट्री के एक्सपर्ट थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जंग का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या प्रेसिडेंट के बस कहने भर की देर थी और हर आदमी उसकी कही हुई बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 से बीच नेपोलियन से जंग के समय टैक्स लगाया गया था, और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर परमानेंट रूप से लगा दिया था। 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16th अमेंडमेंट के साथ ही अमेरिका में भी इनकम टैक्स परमानेंट रूप से लगा दिया गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही रेगुलर इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। अगर इंडिया की बात करें तो 1857 में मंगल पांडे के समय में जो मिलिट्री म्यूटिनी हुई थी, उसका खर्चा पूरा करने के लिए 1860 में सर जेम्स विलियम ने टैक्स की शुरुआत की थी। इन हिस्टोरिकल डेट से हमें यह नहीं पता चल पाता है कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू से सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का आइडिया पॉपुलर बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने और मिडिल क्लास और गरीबों में मदद देने का जरिया है। इसी कारण पब्लिक ने टैक्स लॉ के सपोर्ट में वोट दिए और ये लॉ बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को सजा देना है, पर दरअसल ये उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था, यानी गरीब और मिडिल क्लास। एक बार गवर्नमेंट ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोध में हैं। वो एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट हूं। हमें अपोजिट व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सक्सेस अलग अलग स्टैंडर्ड पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितना ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बड़ा होता जाता है। गवर्नमेंट में जितना बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उतना ही ज्यादा उन्हें सम्मान दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे इन्वेस्टर मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उनके गोल्स बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बढ़ते हैं, उन्हें सैलरी देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी मां दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले वॉलंटियर्स को ट्रेन करते थे। वे हमेशा एक्स्ट्रा ग्रांट्स और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सकें। ऐसा वे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी जॉब में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी।
ये उनका काम था। जब मैं 10 साल का था तब से मैं अमीर डैडी से ये सुनता आया हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से ये सुनता हूं कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक के लिए काम करता था, और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डैडी होते थे जो एक नामी गवर्नमेंट लीडर थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। पर जब आप टैक्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिनहुड के इकोनॉमिक प्रिंसिपल में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। प्रॉब्लम यह थी कि गवर्नमेंट की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई, और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हीं रूल्स से नहीं खेलते हैं जिनसे पब्लिक खेलती है। जैसा मैंने बताया है, अमीर पहले ही कॉर्पोरेशंस के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के दिनों में पॉपुलर हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा के एसेट के रिस्क को लिमिटेड करने के लिए कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसे जुटाने के लिए कॉर्पोरेशन में अपना पैसा डालते थे। फिर ये कॉर्पोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए सेलर्स को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो सेलर्स की जान जाती थी, पर अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वो पैसा डूब जाता था जो उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए दिया था। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपने इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम सुना होगा। इसमें लिमिटेड शब्द का मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप एक लिमिटेड कंपनी नहीं खोलते हैं और नॉर्मली बिजनेस करते हैं, और इस केस में अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कि अनजाने में आपके एम्प्लॉयज की काम करते हुए जान चली जाती है, तो इस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका घर भी उन्हें कॉम्पनसेशन देने के लिए जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलते हैं तो मैक्सिमम लॉस जो आपका हो सकता है वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर आपने अपने बिजनेस में से 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं तो आपसे 10 लाख रुपीस ही मैक्सिमम लिए जा सकते हैं। यानी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अमीर लोग किस तरह का खेल खेलते हैं? कॉर्पोरेशन के कानूनी ढांचे यानी लीगल फ्रेमवर्क की नॉलेज की वजह से अमीरों को गरीब और मिडिल क्लास की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे 2 डैडियों ने सिखाया है, जिनमें से एक सोशलिस्ट थे और दूसरे कैपिटलिस्ट। मुझे जल्दी ही यह महसूस हुआ कि कैपिटलिस्ट को पैसे की ज्यादा समझ होती है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण सोशलिस्ट आकर खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मिडिल क्लास पर जाने लगे। अमीरों ने इंटेलेक्चुअल्स को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे, और यह सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने इंटेलेक्चुअल्स को किस तरह हराया? एक बार अमीरों से वसूलों का कानून पास हुआ तो गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो वो लोग इस बात से खुश हुए कि पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अमीरों को दिया जाने लगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास ये पैसा जॉब और पेंशन के रूप में आ गया। अमीरों के पास ये पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आया। गवर्नमेंट के पास ढेर सारे पैसे थे, पर उस पैसे को ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर किसी एक साल गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसे दिए हैं काम करवाने के लिए, लेट्स से कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए। अगर आप इन पैसों को पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं तो अगली बार आपके डिपार्टमेंट को कम पैसे दिए जाएंगे। इसीलिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमेशा कोशिश करेगा कि वो सारा पैसा खर्च करे, बेशक उतने पैसों की असली में जरूरत भी ना हो। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए गवर्नमेंट खर्चों का ये साइकिल चलता रहा
तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह गवर्नमेंट इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मिडिल क्लास लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का इस्तेमाल किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए, यानी कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोलने लग गए जिसके लिए टैक्स रूल्स अलग थे। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, पर कई लोग जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया ये नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी भी कोई चीज होती है। मैक्सिमम लोग कंपनीज यानी कॉरपोरेशन को बड़ी बिल्डिंग समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ फाइल का एक फोल्डर होता है जिसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी में रजिस्टर होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉरपोरेशन का नाम लिखा होता है। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का ग्रुप भी नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक ऐसी लीगल बॉडी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों के एसेट एक बार फिर से सेफ हो गए। एक बार फिर कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करना पॉपुलर हो गया। ये परमानेंट इनकम टैक्स लॉ के पास होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स का रेट पर्सनल इनकम टैक्स के रेट से कम था। इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है, कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। ये लड़ाई तब छिड़ती है जब लॉ बनते हैं और ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले वो लोग हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपने जॉब में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार शॉक्ड हो जाता हूं जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देते सुनता हूं कि स्कूल जाओ ताकि सिक्योर जॉब मिल सके। जिस एम्प्लॉय में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता, चाहे उसकी जॉब कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो। एवरेज अमेरिकी आदमी आज गवर्नमेंट को 50% का टैक्स देता है, यानी एक साल में अगर वो 12 महीने काम कर रहा है तो उसमें से उसने 5 से 6 महीनों तक सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम किया ताकि वो टैक्स चुकाने के लिए पैसे जमा कर सके। मेरे विचार में इस समय बहुत ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको गवर्नमेंट को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं, बल्कि वे पलट कर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वो चीजों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर अपनी मर्जी से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे बुद्धिमान और स्मार्ट वकीलों और अकाउंटेंट्स की सर्विस लेते हैं और पॉलिटिशियंस को मनाते हैं कि वे कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास बदलाव करवाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते ऑफर करता है। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, पर इनका फायदा आमतौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉपुलर शब्द 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के आर्टिकल 1031 का छोटा रूप है, यानी कि एक्रोनिम, जिसे यूज करके कोई भी अमेरिकन जब प्रॉपर्टी बेचता है तो वो उस कमाए गए पैसों से अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रियल एस्टेट एक ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इतना बड़ा टैक्स बेनिफिट देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे कैश ही न रखना चाहें। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन छूटों यानी एग्जेम्पशंस का फायदा नहीं उठाते वे अपने एसेट वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं।
गरीबों और मिडिल क्लास के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और गवर्नमेंट की सुइयों को अपने हाथों पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाजत दे देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार शॉक्ड होता रहता हूं, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे गवर्नमेंट से डरते हैं। और मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं और इसके लिए गवर्नमेंट दोषी थी। मुझे ये सब पता है, पर जनवरी से लेकर मई के पहले 15 दिनों तक गवर्नमेंट के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है, जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटवार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गेम को बुद्धिमानी से खेला, और उन्होंने ऐसा कॉरपोरेशंस के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीखा गया लेसन आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा था। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद भी इतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैं उनके गाइडेंस में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि नॉलेज ही ताकत है, और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए, उसे कई गुना करने के लिए सही नॉलेज की जरूरत होती है। उस नॉलेज के बिना दुनिया आपको इधर उधर धक्के मारती रहती है। अमीर डैडी, माइक और मुझे हमेशा ये याद दिलाया करते थे कि सबसे ज्यादा डरावना इंसान बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे से ज्यादा टैक्स वसूल कर लेगा। मैं पैसे के लिए काम न करूं, मेरा ये पहला लेसन दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से डील करने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतनी ज्यादा सैलरी देते थे। वकीलों को सैलरी देना गवर्नमेंट को टैक्स देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका बेस्ट लेसन था स्मार्ट बनो, ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सकें, और मैंने जिंदगी भर इसे अपनाया है। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का सम्मान करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून के बारे में न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से डरेंगे नहीं, चाहे आपका मुकाबला रॉबिनहुड और उसके गिरोह से ही क्यों ना हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा एनकरेज करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में बढ़िया सी जॉब खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती है। वे ये नहीं समझ पाते थे कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी के चेक पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने से मैं उस कॉर्पोरेशन के लिए एक दूध देने वाली गाय बन जाता। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे सिर्फ हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कॉर्पोरेट की सीढ़ी क्यों चढ़ना, पूरी सीढ़ी का ही मालिक क्यों न बना जाए। बचपन में मुझे समझ नहीं आया था कि अपने कॉर्पोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। एक ऐसा विचार था जो नामुमकिन और डरावना लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से एक्साइटेड था, पर मेरी कम उम्र में मैं संभावना पर सोच ही नहीं पा रहा था कि बड़े लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह को फॉलो कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉर्पोरेशन का आइडिया जिंदा रहा और ये मुझे एक अलग रास्ते पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं ये जानता था कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताया है। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसे किस तरह करूंगा, पर मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूंगा
और उस दिशा में नहीं जाऊंगा जिस तरफ मेरी क्लास के साथी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी की सलाह मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आई थी। मैंने हाल ही में मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, पर हर बार जब भी मैं अपनी सैलरी के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियां यानी डिडक्शन इतना ज्यादा था, और जितना ज्यादा मैं काम करता था कटौतियां उतनी ही ज्यादा होती थी। जब मैं ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा तो मेरे सीनियर बॉस मेरे प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की बातें करने लगे। ये सुनने में अच्छा लगता था, पर मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की यह आवाज भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जेरोक्स के एम्प्लॉय के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरे एसेट वाले कॉलम में कुछ प्रॉपर्टी मौजूद थी, पर अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज्यादा बढ़ाया जाए। डिडक्शन वाली सैलरी को देख देखकर मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। कई एम्प्लॉयर ये अनुभव करते हैं कि अगर एम्प्लॉय अपने काम से काम रखें तो ये उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपने एसेट बढ़ाना शुरू कर दिए तो मैं एक बेहतर एम्प्लॉय बन गया। मेरे पास अब एक गोल था। मैं सुबह जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता था और इस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और वहां किस्मत चमकाई जा सकती थी। जितना ही ज्यादा मुझे ये लगा कि वहां इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज्यादा जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेची मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिला, और हां, मेरी सैलरी के चेक से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुई। ये इंस्पायर करने वाला था। मैं एम्प्लॉय होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसीलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। 1978 यानी कि 1978 तक मैं सेल्स में टॉप के 5 लोगों में से एक था। मैं रैट रेस से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल से भी कम समय में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे से कॉर्पोरेशन से कहीं ज्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी। और वो पैसा जो मैं अपने कॉर्पोरेशन में अपने एसेट वाले कॉलम में बना रहा था, वो पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए मेरी पहली कार खरीद दी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपने कमीशंस बेच रहा हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरे एसेट वाले कॉलम का हर 10 रुपए का नोट एक बढ़िया एम्प्लॉय था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज्यादा एम्प्लॉय तैयार होते थे, और वो सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे देते थे, और वो भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरा प्लान सही तरह से चल रहा था और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। अपने अमीर डैडी से सीखे गए लेसन्स के कारण मैं उस रैट रेस के भ्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो सका था और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गया था। ये पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस फाइनेंशियल नॉलेज के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूंगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होती। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूं ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूं तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूं कि फाइनेंशियल आईक्यू एक्सपर्टीज के 4 बड़े फील्ड से आने वाले नॉलेज से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कहता हूं। अगर आप अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होंगे, उतने ही ज्यादा बारीकी की जरूरत होगी, नहीं तो आपका एम्पायर ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये लेफ्ट ब्रेन का पहलू है जिसमें डिस्क्रिप्शन या बारीकी की जरूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी वो काबिलियत है
जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस एबिलिटी से आप किसी भी बिजनेस की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है इन्वेस्ट करना, जिसे मैं पैसे बनाने का साइंस कहता हूं। इसमें टेक्निक, स्ट्रेटेजी और फॉर्मूला की जरूरत होती है। ये ब्रेन का राइट पहलू है, यानी कि क्रिएटिव पहलू। नंबर 3 है मार्केट की समझ, डिमांड और सप्लाई का साइंस, यानी कि मार्केट के टेक्निकल पहलुओं को जानने की जरूरत है जो कि इमोशंस द्वारा चलाए जाते हैं। मार्केट का दूसरा एलिमेंट इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल या फाइनेंशियल समझ है। क्या किसी इन्वेस्टमेंट पे समझदारी है या मार्केट की करंट सिचुएशन के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केट को समझना या इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। वे ये नहीं देख पाते कि बच्चे इन सब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके लिए ये एक सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी, जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रमोट किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की लिस्ट में उन्होंने इसे सबसे ऊपर रखा था। पर क्रिसमस के लिए इसका एडवर्टीजमेंट करने के बाद जब ये मार्केट से गायब हो गई तो कई लोग ये सोचने लगे कि कंपनी ने जानबूझकर तो इसे गायब नहीं कर दिया है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम, इसीलिए मार्केट में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने बनाने वालों ने इसमें प्रॉफिट कमाने का मौका देखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी, वे बेचारे मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिकल मी एल्मो डॉल की ये जबरदस्त पॉपुलैरिटी मेरी समझ में नहीं आई, पर यह डिमांड और सप्लाई के इकोनॉमिक्स का बढ़िया एग्जाम्पल है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड मार्केट पर भी अप्लाई होती है। नंबर 4 है कानून के तौर तरीकों की नॉलेज। पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की टेक्निकल स्किल्स के सहारे कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स और सुरक्षा की नॉलेज हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी एम्प्लॉय या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही फर्क है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वालों में होता है। ये फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम इसे लॉन्ग टर्म असेट के कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। नंबर 1, टैक्स बेनिफिट। एक कॉर्पोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि ये टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। ये एक्सपर्टीज का एक ऐसा फील्ड है जो बहुत एक्साइटिंग है, पर इसमें अंदर तक घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या एसेट बहुत बड़ा ना हो। एम्प्लॉय कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉर्पोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। ये अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के इन्वेस्टमेंट हो जो अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पर अपने कॉर्पोरेशन का फायदा ये है कि अगर आपको घूमने जाने का मन है और आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो स्विट्जरलैंड में लोग बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं ताकि खर्चा कंपनी दे। कार का पेमेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर वगैरह कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की मेंबरशिप भी कंपनी खर्च है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स के डिनर भी पार्शियल एक्सपेंसेस हैं और ऐसे भी बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। 2, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक लीगल सोसाइटी में रह रहे हैं। हर आदमी आपसे फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपने ज्यादातर असेट को छुपाने के लिए कॉर्पोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वो कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई एसेट है ही नहीं। वे हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं, पर वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मिडिल क्लास लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं और इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे गवर्नमेंट या अपने साथी सिटीजन्स के हाथों अपनी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस बुक का मकसद ये नहीं है कि कॉर्पोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, पर मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की लीगल प्रॉपर्टी हो तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉर्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों
और सुरक्षा के बारे में जान लें। इस टॉपिक पर कई किताबें लिखी गई हैं जो इन फायदों के बारे में डिटेल में बताती हैं और कॉरपोरेशन बनाने के लिए जरूरी स्टेप्स को भी समझाती हैं। एक बुक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक कॉरपोरेशंस की ताकत को बखूबी बताती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई स्किल्स और क्वालिटीज को मिलाकर बनता है। मैं तो यही कहूंगा कि ये ऊपर बताई गई 4 टेक्निकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज का आधार है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन स्किल्स के कॉम्बिनेशन से आपका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन में काम कर रहे मिडिल क्लास या एम्प्लॉइज पहले कमाते हैं, फिर पहले टैक्स देते हैं और फाइनली बचे हुए पैसों को खर्च करते हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए हम आपके एसेट के चारों तरफ कॉरपोरेशन का कवच लपेटने की बहुत ज्यादा सलाह देते हैं। और इस चैप्टर और इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट लेसन यही है कि अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमें सीखने को मिलेगा लेसन नंबर 5। अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी प्रोग्राम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत डिमांड थी। क्योंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा ली और प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतिहास है। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम की न्यूज आ रही थी। न्यूज में एक लोकल कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में खबर थी। एम्प्लॉय नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का जॉब से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था ताकि वो मालिकों से ये विनती कर सके कि उसे जॉब से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। सारे कैमरामैन उसे ही फोकस कर रहे थे और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से यानी कि 1984 से प्रोफेशनल टीचर की तरह भी काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है तो मैंने सभी में एक बात देखी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है और हमें नेचर ने बहुत से गिफ्ट दिए होते हैं, पर जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में डाउट। टेक्निकल जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। एकेडमिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है। इस इंपॉर्टेंट चीज को गट्स, बहादुरी, चालाकी, हिम्मत, निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी, टैलेंट, रिस्क लेने की एबिलिटी वगैरह के नाम से पुकारा जाता है। ये एलिमेंट चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के अंदर एक बहादुर, टैलेंटेड और रिस्क लेने वाला कैरेक्टर मौजूद होता है, पर हम सभी के अंदर कैरेक्टर का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। जब मैं वियतनाम में एज ए हेलीकॉप्टर का पायलट था तब वहां पर 1 साल रहने के बाद मुझे अपने अंदर छुपे इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में गहरी जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, पर एक टीचर के रूप में मैंने ये जाना कि आदमी के टैलेंट के सबसे बड़े दुश्मन उसका बहुत ज्यादा डर और खुद की काबिलियत पर डाउट करना है। ये देखकर मुझे दुख होता था कि कई स्टूडेंट जवाब जानते थे पर उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अनुभव के आधार से आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है और हिम्मत भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपका टैलेंट दब जाता है। मेरी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को बहुत एनकरेज करता हूं कि वे रिस्क लेना सीखें, बहादुर बने और अपने टैलेंट के द्वारा अपने डर को ताकत और बुद्धिमानी में बदल लें। कुछ लोगों के लिए यह प्रिंसिपल काम करता है जबकि कईयों को यह डरावना लगता है। मैंने ये भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं कि रिस्क क्यों लिए जाए, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ क्यों डेवलप करूं। और मैं जवाब देता हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो। हमारे आगे बहुत बड़े बदलाव खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में यंग इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी ही तरह कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी सक्सेसफुल कंपनियां बनेगी।
और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने जैसी बहुत सी घटनाएं भी होंगी। तो सवाल यह है कि आपको फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। पर मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है। मैं चाहता हूं कि मैं बदलाव से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में एक्साइटेड रहूं, न कि सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ने के बारे में। आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग समय है, जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए ये कहेंगे कि ये कितना ज्यादा दिलचस्प रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और एडवेंचर भी था। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे और पुराने प्रिंसिपल से झगड़े रहने वाले लोगों को फेल होते हुए देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही प्रॉपर्टी एसेट हुआ करती थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास बहुत पैसा था। फिर फैक्ट्रियां आई, प्रोडक्शन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास पैसा और एसेट्स आने लगे। आज इंफॉर्मेशन का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाती है वो अमीर हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन दुनिया भर में लाइट की स्पीड से उड़ रही है। इस नए एसेट को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। अब बदलाव ज्यादा तेज और बड़े होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को स्ट्रगल करते देखता हूं और ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों। वे बदलाव का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जॉब छूट गई है, घर बिक गया है, और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे भी प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं, पर विचार उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ये जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने जमाने में एसेट था, आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है। मैंने एक गेम बनाया है जिसका नाम है कैश फ्लो। एक दिन इस गेम की मदद से लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वो भी सीख सके। मेरा दोस्त जिसे लेकर के आया था उसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे से उसे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था और वो अभी कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके दोस्त को लगा कि शायद इस गेम से उसे कुछ सीखने मिलेगा। इस गेम को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग ये सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी रिलेशन के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह हमें अपने एसेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि हर महीने हमें ज्यादा कैश मिलता रहे। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप रेट रेस से बाहर निकल जाते हैं और फास्ट ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग इस गेम से नफरत करते हैं, कुछ इसे पसंद करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस लेडी ने कुछ सीखने का सुनहरा मौका खो दिया। इस गेम को बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि हम रियल लाइफ के डिसीजन को देख सकें कि वो कैसे हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। तो हुआ ये कि इस लेडी को इस गेम के पहले राउंड में एक डू डैड मिला, यानी कार्ड में एक नाव निकली। अब डू डैड का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो एक लायबिलिटी है। जैसे कि इस लेडी के केस में इसे गेम में एक बोट मिली, तो ये इसकी लायबिलिटी थी, न कि कोई एसेट। अब इससे पहले तो वो खुश हुई, अरे वाह मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके दोस्त ने बताया कि किस तरह ये बोट उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करती है, तो वो नाराज हो गई क्योंकि उसे मैथ्स जरा भी पसंद नहीं था। जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा तो बाकी के प्लेयर शांति से इंतजार करते रहे। अचानक जब उसने ये जान लिया कि नंबर और फिगर किस तरह काम करते हैं, तो उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में गेम में उसे और डू डैड्स मिले। उसने गेम में कोई एसेट नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो ये गेम हार गई। क्लास के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वो बहुत बेचैन है। वो क्लास में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे ये बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था कि इतने बेकार के गेम को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। तो उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या ये गेम उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस औरत ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई गेम किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वो वापस चली गई। मैं 1984 से करोड़ों कमा रहा हूं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल सिस्टम वो नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूं। स्कूल में ज्यादातर टीचर भाषण देते हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में एजुकेशन देना शुरू किया। मैंने बड़े स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि वे इस गेम को नॉलेज बढ़ाने के पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गेम से आदमी के व्यवहार पर भी रोशनी पड़ती है। ये एक इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय गेम एक पर्सनल लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है।
उस लेडी के दोस्त ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसकी दोस्त अब शांत है और शांत होने के बाद उसने गेम और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी कनेक्शन भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास असली जिंदगी में नाव नहीं थी, पर उनके पास बाकी सब चीजें थीं। वो अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की औरत के साथ भाग गया था और 20 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने मजे तो बहुत किए, लेकिन सिर्फ लायबिलिटीज को लेकर और कोई एसेट नहीं बनाया। उसने ये महसूस किया कि फिगर्स पर उसका गुस्सा इनकम स्टेट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसका ये मानना था कि पैसे का हिसाब किताब रखना आदमियों का काम है। वो घर संभालती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब ये पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वो इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे ये पता ही नहीं चला कि पैसा कहाँ गया है, और ये भी पता नहीं चला कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता बन चुका है। बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी इंस्टेंट फीडबैक देती है। अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो हम ज्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरी पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगली गड़ाते हुए बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ा है, बल्कि कोई और चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो नाम का ये गेम हर प्लेयर्स को पर्सनल फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका गोल आपको ऑप्शन देना है। अगर गेम में आपको नाव वाला कार्ड मिलता है तो ये आपको कर्ज में डाल देता है। तो सवाल ये उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कितने फाइनेंशियल ऑप्शन मौजूद हैं? यही गेम का गोल है, प्लेयर्स को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शन बना सके। मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को यह गेम खेलते देखा है। वे लोग जो इस गेम की रैट रेस से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें नंबर्स की समझ होती है और उनके पास क्रिएटिव फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शन को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नंबर्स की समझ नहीं होती और जिन्हें प्रायः इन्वेस्टमेंट की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्रायः क्रिएटिव होते हैं और सोच समझ कर रिस्क उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस गेम में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज्यादातर असली जिंदगी में भी फाइनेंशियल रूप से सक्सेसफुल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस फैक्ट के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली जिंदगी में भी होता है। अपने ऑप्शन को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह ही है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 जॉब कर रहा है। 20 साल पहले वो मेरे सभी क्लास के साथियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब लोकल शुगर प्लांट बंद हुआ तो वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वो भी बंद हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो पुराना ऑप्शन था, कड़ी मेहनत करो। प्रॉब्लम ये थी कि उसे कोई बराबरी की जॉब नहीं मिल पाई। एक पुरानी कंपनी में उसे एक सीनियर की जॉब जरूर मिली थी। इसका नतीजा यह हुआ कि वो अभी जो काम कर रहा है वो उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम है, और इसलिए उसकी सैलरी कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 जॉब करनी पड़ रही है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असल जिंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है, और फिर उनके पास जरूरत के जितना पैसा नहीं होता। फिर वे ये शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वे रैट रेस से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असल जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं पर उनके पास पैसा नहीं होता। और मैं देखता हूं कि गेम में लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड मिलता है, वो उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, पर वे अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते। वे ये देखने में फेल हो जाते हैं कि रैट रेस से बच निकलने के लिए ये किस तरह उनकी फाइनेंशियल प्लान में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज्यादा संख्या में होते हैं। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, पर वे उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है, जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज्यादा ऑप्शन होना। सवाल यह है कि अगर मौके आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई मौका आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस मौके से कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं होता है, तो आप किस तरह से एक बुरी कंडीशन में भी मौका ढूंढ के उसे लाखों में बदल सकते हैं। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है, इससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं है, बल्कि आप एक बुरी कंडीशन को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सॉल्यूशन खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की प्रॉब्लम को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक सॉल्यूशन जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की एबिलिटी रखते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं।
जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले ये पक्का करना चाहते हैं कि अगले 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट्स ग्रीन हों। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे ये लगातार बताते थे, पैसा असली चीज नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार ये याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे तो हम पैसे के सीक्रेट के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आप पैसे को जितना असली समझेंगे आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर ये क्या है? माइक और मैं उनसे ये सवाल पूछते थे। पैसा वो है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे, हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी या असेट है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाए तो ये एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अनट्रेन्ड इंसान बहुत ज्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। इन्फॉर्मेशन के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके इतने ज्यादा अमीर हो जाते हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है, और इसके लिए वे सिर्फ कुछ आइडिया और कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेते हैं। आपको ये बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तुरंत करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन देन के। तो अपने फाइनेंशियल टैलेंट को क्यों डेवलप करें, इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इसे क्यों डेवलप कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसा कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। ये सीखने की एक दिलचस्प प्रोसेस है। मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए डेवलप करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े गेम में हिस्सा लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के विकास का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान पूरी तरह से सिर्फ अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज्यादा एडवेंचर है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ मजा है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करता हूँ और अपने सबसे पावरफुल एसेट को डेवलप करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं पैसा बनाने का एक आसान सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की इकोनॉमी बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराश करने वाली भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने एक फिक्स अमाउंट बचाना भी एक अच्छा विचार है। ये एक ऑप्शन है, और एक ऐसा ऑप्शन जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा करने से आदमी ये नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने पैसे में ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ोतरी के मौकों का बड़ा फायदा नहीं उठा पाता। दुनिया उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, इकोनॉमी उस समय बहुत बुरे हाल में थी। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक आइडियल मार्केट कंडीशन थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। मेरे पास कैश में पैसा नहीं था क्योंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं इन्वेस्ट कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज्यादा कैश थे, जो तेजी से बढ़ते हुए मार्केट में काम कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। इकोनॉमी की हालत डराने वाली थी। मैं बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के बारे में तो नहीं बता सकता, पर कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा। वे घर जिनकी कीमत कभी 1 करोड़ रुपए होती थी, वो 75 लाख रुपए के हो गए थे। पर लोकल रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर हमें वो डील्स मिल जाती हैं जो कहीं नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने घर लोन पर लिया था और अब वो उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक सस्ते दाम पर वो घर बेचता है, और मैं इसी तरीके के घर खरीदना चाहता था। इन जगहों पर 75 लाख रुपए का घर 20 लाख रुपए या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने दोस्त से 2 लाख रुपए का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर इंटरेस्ट 2000 रुपए था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस चल रहा था तब मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया कि 75 लाख रुपए का घर सिर्फ 60 लाख रुपए में सेल पर है और किसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन धड़ाधड़ बजने लगा। पोटेंशियल बायर्स को छांटा गया और एक बार जब मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी पोटेंशियल बायर्स को घर देखने की इजाजत दे दी गई। वो घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने 25,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी, और इसके बाद कानूनी नाम बदलने का प्रोसेस शुरू हो गया। मैंने अपने दोस्त के 2 लाख के कर्ज में 2000 रुपए इंटरेस्ट मिलाकर उसे दे दिए। वो खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने 20 लाख रुपए में खरीदे गए घर को 60 लाख रुपए में बेच दिया। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट था,
जिसने मेरे एसेट वाले कॉलम में 40 लाख रुपए जमा कर दिए थे। इस पूरे प्रोसेस में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप नंबर्स को पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह पैसे को इन्वेंट करके और पैसे बनाते हैं। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 डील निपटाए, जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपने एसेट वाले कॉलम में 2 करोड़ रुपए बनाने में कामयाब हो गए थे और इस तरह साल की एस्टिमेटेड इनकम 19 लाख हो गई थी और इसका ज्यादातर हिस्सा हमारे प्राइवेट कॉर्पोरेशन द्वारा सुरक्षित था। हर साल मिलने वाले इस 19 लाख रुपए का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कार, पेट्रोल, ट्रिप्स, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर वगैरह चीजों पर खर्चा हो सकता था। जब तक गवर्नमेंट को उस इनकम पर टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। इसमें से कौन सी सलाह आपको ज्यादा मुश्किल लगती है? एक, कड़ी मेहनत करो, 50% की रेट से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से सेव करो। आपकी सेविंग पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या फिर ऑप्शन 2, पैसे की समझ डेवलप करने का समय निकालो, अपने दिमाग और एसेट वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूं जब मैं लोगों को ये कहते सुनता हूं, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वो अच्छी हो सकती है, पर क्या वो काफी है? मैं जानता हूं कि ऊपर बताई गई इन्वेस्टमेंट टेक्निक एक छोटी सी टेक्निक है। इसे ये बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सक्सेस ये बताती है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होता है। मैंने इसे पहले कहा है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बार इसे फिर दोहराना चाहता हूं। फाइनेंशियल बुद्धि यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मेन टेक्निकल स्किल से मिलकर बनती है। 1, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी नंबर्स को पढ़ने की एबिलिटी। 2, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी यानी पैसे द्वारा पैसे बनाने का साइंस। 3, मार्केट की डिमांड और सप्लाई। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने मार्केट को वो दिया जो इसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। ये मौका भी मार्केट ने दिया था कि 20 लाख रुपए में कोई मकान खरीदकर उसे 60 लाख रुपए में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत 75 लाख रुपए थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। और चौथी स्किल हमें चाहिए कानून की यानी कि लॉ की। अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस। मैं रूल्स के अंदर रहकर खेलने की सलाह देता हूं। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप में ये बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए या इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चाहे आप छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, प्रेशियस मेटल, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या फिर इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें भी जा रहा था। लेकिन मैं इससे बाहर निकलने का सोच रहा था क्योंकि मार्केट में अब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, इकोनॉमी सुधरती बिगड़ती रहती है, दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे मौके देती रहती है। आपकी जिंदगी के हर दिन पर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे होते हैं। और दुनिया और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए परमानेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उतने ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार मैं फिर यही कहूंगा कि इसका जवाब आप दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्यों इसे सीखता और डेवलप करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बदलाव हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं बदलावों का स्वागत करना चाहता हूं और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में हर बदलाव पर कुछ लोग अपनी जॉब के लिए घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए प्रॉब्लम्स को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी प्रॉब्लम्स दे देती है और इन प्रॉब्लम्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदलना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से करोड़ों में बदल देता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट के कई और एग्जाम्पल देने में झिझकता हूं। मैं इसलिए झिझकता हूं क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या फिर अपनी शेखी बघारने वाला कहा जाएगा। ये मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल देता हूं ताकि उसके नंबर और टाइमिंग से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आपको यह बता सकूं कि यह आसान है, ये ज्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स के बारे में जानते हैं। मैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए 2 मेन टूल्स का इस्तेमाल करता हूं, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज को अपनी फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करता हूं। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज कैश फ्लो जनरेट करती हैं और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। छोटे कैपिटल के स्टॉक्स को तेज ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा दी गई हर चीज करने की सलाह नहीं देता। एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ही है। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाता हूं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं। पैसे के बारे में फैसला लेने में हमें सिर्फ सिंपल मैथ्स और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल का इस्तेमाल नीचे बताए 5 कारणों से किया जाता है। 1, लोगों को ज्यादा सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। 2, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर फाउंडेशन मजबूत है तो पैसे का महल बनाना आसान है।
3 ये बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। 4 ये दिखाने के लिए कि आपके गोल्स को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। और 5 ये बताने के लिए कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 1989 में मैं ओरेगोन के पोर्टलैंड में एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। ये एक टाउन था जहां छोटे छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ है यानी फॉर सेल के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था। स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था और इकोनॉमी में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक फॉर सेल का बोर्ड देखा जो वहां काफी लंबे समय से लगा हुआ था। वो पुराना लग रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? मालिक घूमा और कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें, ये 1 साल से ज्यादा समय से फॉर सेल के लिए है और अब तक इसे कोई देखने तक नहीं आया। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने इसे 20 लाख रुपए में खरीद लिया, जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। मैंने इन 20 लाख में से 5 लाख खुद के दिए और 15 लाख रुपए का लोन लिया। ये 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर सा घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम बना हुआ था। ये 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और 2 छोटे छोटे बेडरूम थे। ये रेंट पर देने के लिए एक परफेक्ट घर था। इस घर की कीमत कम से कम 45 लाख होगी, जो कि मैंने 20 लाख रुपए में खरीदा था। मैंने मालिक को 45 लाख रुपए के घर के लिए 5 लाख रुपए कैश दिए और 15 लाख बैंक से लोन लेकर के दिया। लेकिन इस घर की नॉर्मल समय में कीमत कम से कम 65 लाख होगी। अभी मार्केट डाउन होने की वजह से कोई खरीद नहीं रहा था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो कि एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर था। लोन की इंस्टॉलमेंट, खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में 4000 रुपए आते थे, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगोन का रियल एस्टेट मार्केट मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसके बायर्स बढ़ गए। मैंने उस छोटे से घर को कैलिफोर्निया से आए एक यंग कपल को 95 लाख रुपए में बेच दिया, यानी कि 95 लाख रुपीस में, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में लगभग मुझे 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स फ्री एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। आई होप आपको 1031 एक्सचेंज याद होगा, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि ये अमेरिका में एक लॉ है कि अगर आप एक घर को बेचकर उसके प्रॉफिट से दूसरा घर ले लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनीवेज, रॉबर्ट कहते हैं कि 1 महीने में मुझे बीवर्टन ओरेगोन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। एक बार फिर से वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने 4.5 करोड़ की बिल्डिंग के लिए 3.25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। वे 3 करोड़ रुपए पर मान गए और मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रोसेस का फायदा उठाते हुए मैंने उस बिल्डिंग को 4.5 करोड़ रुपए में बेच दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और वैसे भी हमें इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगोन के मार्केट का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के लिए रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत 8.5 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 2.25 करोड़ यानी कि 2.25 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट देना था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो 5 लाख रुपए हर महीने से कुछ ज्यादा था। एरिजोना का मार्केट भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के इन्वेस्टर ने हमें इस प्रॉपर्टी के लिए 12 करोड़ रुपए देने का ऑफर रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर सोच रहे थे, पर हमने ये देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन लॉ में बदलाव करेगी। अगर वो बदलाव करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने हमें 5 लाख रुपए मिलते रहना अच्छा लगता था। इस एग्जाम्पल में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, मार्केट की समझ और लॉ की जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इन बातों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो साफ है कि वे स्टैंडर्ड सलाह को फॉलो करेंगे, जो कि कहती है सेफ गेम खेलना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वे मौके बहुत कम प्रॉफिट देते हैं। उन्हें इतना ज्यादा सेफ बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउस रिस्क भरे सौदों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा कर सकें, और ये पॉलिसी की समझदारी भी है। असली हॉट डील्स नौसिखियों को नहीं दी जाती। अक्सर बेस्ट डील्स उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जो इस गेम को अच्छी तरह से समझते हैं, और ऐसे डील्स अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के रिस्क भरे डील नौसिखियों के सामने रखना टेक्निकल रूप से गैर कानूनी यानी कि इलीगल माना जाता है, पर ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा पॉलिश्ड होता जाता हूं, उतने ही मौके मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा मौके आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई डील अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तुरंत एक बुरे डील को पहचान सकती है या एक बुरे डील को अच्छे डील में बदल सकती है।